मूवमेंट देंगे ना, तो वो हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो दर्द और इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ जाएगा। हाँ जी। पर वो जबरदस्ती करती हैं, उन्हें ये है कि मुझे सर्जरी से बचना है और एक्सरसाइज से ठीक होना है। तो ये और पहले शुरू करती ना कि जब वो रैप्चर ना हुआ होता तो फिर वो बचा जा सकता है। लेट हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। वो करती थी मेरे साथ पहले, पर वो प्रॉब्लम बीच-बीच में करती थी, छोड़ देती थी, ऐसा ही करती थी। सीरियस तो इसीलिए तो बेनिफिट नहीं मिलते ना, प्रॉब्लम यही होती है। ठीक है, तो मैम आज जी हमने जी मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी, तो उनके हिसाब से जैसे आज जो हम करेंगे वो सब करा सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, अर्थराइटिस वाले जो भी पेशेंट होते हैं, क्योंकि योग के पास अभी हमारे पास इतना एक्सपर्टीज नहीं है कि हम अलग अलग अर्थराइटिस में अलग अलग एक्सरसाइज दे सकें, तो हम एक कॉमन ही मान के चलते हैं कि अर्थराइटिस की जो जिसको भी प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान सिर्फ रखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि उसमें क्या हो गई है, बोन जो है वो बहुत वीक हो गई है। तो चूंकि बोन्स बहुत वीक हैं, तो उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए या किसी तरह का कोई दबाव ना आए, तो इसलिए उसको अगर ऑस्टियोपोरोसिस किसी को है तो हम स्पेशल थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब मैम उनको जो है ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, आपके जो पेशेंट्स हैं उनको, अब जो है ना, क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस है। अब ये अर्थराइटिस की कई स्टेज होती हैं, जैसे अभी सविता जी ने बताया कि वो साइनोवियल फ्लूइड भी निकल गया सब, तो डायरेक्ट तो वो स्टेज आती नहीं है, धीरे धीरे आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखना कि वो पेशेंट किस स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज है कि थोड़ी और अधिक हो गई है कि और अधिक बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट ही देखना पड़ेगा कि उस पेशेंट की कंडीशन कहाँ तक है, उसकी स्टेज पर उसका अर्थराइटिस है। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपने ये कंडीशन देख ली, फिर इसके बाद आपने उसकी डाइट देख ली। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसकी थॉट प्रोसेस देख ली। तो अब हम एक एक चीज को लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं डाइट पर। ठीक है, तो जिनकी भी ये अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम होती है, उनकी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, D3 से रिच होनी चाहिए और कैल्शियम रिच होनी चाहिए, जिससे उनके बोन्स को अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता रहे। डॉक्टर्स तो अलग से अपना देता ही है, सब्स्टिट्यूट देता ही है, लेकिन अगर खाना भी इस तरह से ही रहे कि जिसमें D3 और कैल्शियम की मात्रा अधिक रहे, तो वो उनके लिए सपोर्टिंग होता है। ठीक है, फिर डाइट में दूसरी चीजें क्या देखनी होती है, मेन ये कि डाइट का कुछ इस तरह से वो मैनेज ना रहे कि उनका वेट बढ़े। तो अब वेट ना बढ़े मतलब एक तरह से हमको क्या देखना है कि जो बहुत ही डीप फ्राई वाली है या जंक फूड है, इन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको पराठे बहुत प्रिय है, सपोज वो बोले मेरा तो बिना उसके चलेगा ही नहीं, तब हमको क्या करना है कि ये चीजें आप कम क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन नाश्ते में लीजिए। ठीक है, क्योंकि नाश्ता मैक्सिमम व्यक्ति कितने 10 बजे तक कर लेगा मैक्सिमम, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर वो खाने की कैटेगरी में आ जाता है ना। तो उसके बाद वो सारा दिन रात को कम से कम 10 बजे के तो बाद ही सोएगा, तो 12 घंटे तक वो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करेगा, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर पेशेंट नहीं मान रहा, उसको कुछ हैवी ऑयली ऐसी चीजें, फूडी है बहुत, या इन चीजों के बिना उसका नहीं चलता है, तब आपको कोशिश क्या करना है कि ये चीजें उसके ब्रेकफास्ट में आप मर्ज कर दें। कि ठीक है, आप ब्रेकफास्ट हैवी लीजिए, आपको जो पसंद है वो खाइए, लेकिन आपको करना कैसा है, मान लीजिए आप 2 पराठे खाते हैं, तो 1 पराठा 1 रोटी खा लीजिए। तो वो उसकी जो भूख है वो भी सेटिस्फाई हो गई,
और आपने उसकी क्वांटिटी को भी आधा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डाइट में सैलेड, फ्रूट्स, इन सब की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे एसिडिटी ना हो, क्योंकि अगर एसिडिटी होगी तो वो बोन को और वीक कर देगी। तो उस पेशेंट का एक तो थायराइड लेवल वो चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैल्शियम की बैलेंस वो किससे बनता है, थायराइड ग्लैंड ही बनाती है, उससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना, टीएचएस से, टीएसएच से, सॉरी। हाँ, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, D3 की कमी ना हो उसको। तो उसके जो टेस्ट है उसमें आपको खासकर क्या चीजें देखनी है कि D3 सफिशिएंट है कि नहीं, कैल्शियम सफिशिएंट है कि नहीं, उसके ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो उन चीजों को अलग अलग करके खाए जिसमें डिफरेंट टाइम लगता है डाइजेशन में। जैसे मान लीजिए एक एप्पल हमने खाया, तो मोस्टली एवरेज, ऑन एवरेज जब हम कोई फल या कच्चा मटेरियल खाते हैं तो वो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। ये एवरेज करके चल रहे हैं, इसमें भी डिफरेंट होते हैं टाइम की, कोई फल 20 मिनट में हो जाता है, तो कोई 25 में होता है, तो कोई 30 में होता है ना। तो इसमें हमेशा उसको ये ध्यान रखना है कि अब जैसे कोई भी अनाज है, अनाज कितने घंटे में, कम से कम 2.5 से 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। तो फल और अनाज को साथ में ना खाएं। तो उसकी डाइट, एक स्टैंडर्ड डाइट कैसे होना चाहिए, आइडियल डाइट जिसको हम कह सकते हैं कि भाई सुबह मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि वो 6:30-7 बजे उठता है, तो वो आराम से ब्रश करे, अपने डेली रूटीन से फ्री हो, और फिर कुछ भी नट्स ले ले, सोक किए हुए नट्स ले ले। तो नट्स क्या होते हैं, नट्स में D3 सफिशिएंट मात्रा में होता है, और सेकंड ऑयल सफिशिएंट मात्रा में होता है, क्योंकि उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें लुब्रिकेशन भी उसको चाहिए। विदाउट लुब्रिकेशन उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो नट ले ले, तो वो नट्स कितने ले, एक मुट्ठी मिक्स्ड करके ले, एक मुट्ठी नट्स ले ले, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसने 7 o'clock तक नट्स ले लिए, फिर वो अपनी एक्सरसाइज, योग, जो भी करना है वो सारी चीजें करें, और 8 से 8:30 के बीच में या 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट ले ले। ब्रेकफास्ट वो हैवी ले ले, अपना मनपसंद ले ले, जो जो चीजें उसको पसंद है वो सब ब्रेकफास्ट में ले ले। अब सपोज उसने 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, ठीक है। तो अब 9 से आप कैलकुलेट करिए, मान लीजिए हम मानते कि उसने पराठे खाए हैं, तो पराठा तो हैवी डाइट में आएगा, है ना। तो 10, 11, 12 बजे तक उसका वो डाइजेशन हो गया, 11:30 से 12 के बीच में हम ये मान के चलते कि वो डाइजेस्ट हो गया। तब उसको क्या करना है कि 12 बजे के आसपास उसको एक कटोरी कोई भी फल लेना है। फल कौन सा हो, जो लोकल हो, सीजनल हो, जो उसके एरिया में ग्रो होता हो और उसी सीजन में होता हो। ऐसा ना हो कि उस सीजन में वो फल आता ही ना हो। तो कम से कम एक फल या एक कटोरी फल लेना है। उसके बाद में लगभग 1 बजे उसको सैलेड लेना है, जो भी सैलेड में उपलब्ध चीजें उनको ले, एक कटोरी कम से कम एक बाउल भर के ले, और उसके बाद 1:30 से 2 बजे के बीच में वो अपना लंच ले। लंच उसको सामान्य लेना है, और चूंकि उसको कैल्शियम रिच चाहिए है तो वो कोशिश करे कि दही उसमें जरूर शामिल करे लंच में। तो सिंपल दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, ये चीजें उसको अपने लंच में लेनी है। फिर उसके बाद में 4 बजे के आसपास फिर उसको कुछ भी, जो भी उसको पसंद है, या तो फल ले ले या कुछ लाइट स्नैक्स ले ले,
उसके साथ टी ले ले, कॉफी ले ले, जो भी है वो ले ले, और 6 बजे तक फिर से वो अपना खाना ले। तो जो रात का खाना लेना है उसमें कोशिश करना है कि गेहूं की रोटी अवॉइड करें, किसी और चीज की रोटी ले लें, दलिया ले लें, खिचड़ी ले लें, इस टाइप की चीजें, लाइट एकदम। तो ये एक स्टैंडर्ड डाइट रूटीन होनी चाहिए उसके लिए। ये क्लियर सभी को? ठीक है। मैम शाम को मिलेट की रोटी ले सकते हैं ये लोग? मिलेट की क्योंकि हम 6 बजे के पास आसपास ले ले रहे हैं ना खाना, इसलिए ले सकते हाँ हैं। हाँ। अगर वही हम 9 9:30 बजे लें तो फिर नहीं लेना चाहिए। मैम रागी की ये किसी शाम ने को। मुझे बोला था कि शाम को नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा है क्या? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर लेट हम जा रहे हैं, मान लो हम 8 के बाद खाना खाने जा रहे हैं, तो नहीं लेना चाहिए। और मैम लेकिन जैसे अगर हम 6 बजे खा रहे हैं तो हम खा सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा कहीं आपको मिलता है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आजकल तो इतने सारे अनाज हैं, है ना, जैसे बिर्रा की रोटी होती है वो ले लें, ठंड है तो मक्के की रोटी ले सकते हैं, गर्मी है तो ज्वार बाजरे की ले सकते हैं। तो इस तरह से कभी खिचड़ी ले लें, खिचड़ी में कभी बहुत सारे वेजिटेबल डाल के, कभी नमकीन दलिया ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी वैरायटी मैनेज करके आप ले सकते हैं। मैम अगर जैसे वीगन है और दही नहीं खाना चाहते, तो फिर उसकी जगह कुछ और? उसकी जगह वो सोयाबीन मिल्क ले, सोयाबीन कर्ड ले, सोयाबीन के दूध से भी दही बन जाता है ना, तो वो ले सकते हैं। तो उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी, है ना। सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, इन सब से बहुत अच्छी तरह से दूध बन जाता है, और फिर उस दूध से आप कुछ भी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मैम मैं दही बना बनाती सकते हूँ, हैं। लेकिन मेरे से ना कोकोनट मिल्क का दही नहीं बन पाता, पता नहीं। कोकोनट मिल्क का हो सकता ना बनता हो, लेकिन ये जो 3 चीजें हाँ मैं मैं बता बनाती रही हूँ, हूँ। तो इन तीनों का आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। टोफू भी बना सकते हैं। मैम तो ये थायराइड वालों को मिलेट्स खानी चाहिए कि नहीं? थायराइड वाले को कुछ मिलेट्स होते हैं कि खाएं, और कुछ नहीं होते हैं। तो ये कौन नेट पे कौन आपको से? मिल जाएगा, अच्छा ओके मैम, थैंक यू मैम। है ना, ये नेट पे मिल जाएगा आपको। अभी हम सब्जेक्ट से ना भटके, अर्थराइटिस पे जा रहे हैं तो वही जाए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें उनके खाने पीने में उनको हेल्दी बना के रखेंगे। अब आता है एक्सरसाइज। ये तो हमने डाइट का देख लिया, अब एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप इतना सारा थेरेपी पढ़ चुके हैं, तो बताएं। मैडम बोन्स पर वेट ना आए, ऐसी एक्सरसाइज करें तो स्टैंडिंग कम ही करेंगे। सही बोल रहे बिल्कुल। अब एक्सरसाइज कराने के पहले हम 2-3 चीजें देखेंगे। पहली चीज तो ये देखेंगे कि स्टेज क्या है, जैसा हमने शुरू में बताया था, कितनी डैमेज है ना। तो अब उसको देखने के लिए क्या जरूरी है कि हम उसका एक्सरे, एमआरआई, जो भी उस पेशेंट्स के पास है उसके हम स्टडी करें, है ना, या अल्ट्रासोनोग्राफी, जो भी उसने निकलवाया है टेस्ट, तो उसको हम रिपोर्ट्स को देखें। और सबसे पहले तो ये पता करें कि डैमेज कहाँ है। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर ने बोला कि नी को चलाना चाहिए, अब मान लीजिए उनका कुशन जो है, जो कार्टिलेज है, स्लाइडली रैप्चर हुआ है, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत हुई है। मान लीजिए ऐसा पेशेंट आपके पास आ गया, अब आप उसके नी को घुमवा दोगे तो क्या होगा, उसके लिए ठीक होगा कि गलत होगा, है ना। जहां वो रैप्चर नहीं हो रहा है वहां होने लगेगा। तो इसीलिए आपकी जो एक्सरसाइज की डिजाइनिंग रहेगी वो पूरी डिपेंड रहेगी कि उसकी रिपोर्ट्स क्या है ना। अब जैसे मान लो उसके नी वाले हिस्से में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अभी सविता जी ने बताया कि कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, सनोविल फ्लूइड पूरा निकल चुका है। अब उस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि कार्टिलेज नहीं है और मतलब यदि हम उसका मूवमेंट कराते हैं यानी बोन के ऊपर बोन का फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो दर्द भी बढ़ेगा, आसपास के मसल्स में स्वेलिंग भी आएगी, और वो मसल्स की क्वालिटी भी, मतलब उसकी भी क्वालिटी खराब होगी घिस घिस के, है ना। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमको हमेशा ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए उसका ये पैर है, अब पैर में बीचों बीच नी है, तो हम उसको एंकल की एक्सरसाइज कराएं, थाई की एक्सरसाइज कराएं। तो अगर हम एंकल जॉइंट की और थाई जॉइंट की कराते हैं तो चूंकि सर्कुलेशन तो ऐसे ही जाएगा, या तो यहाँ से आएगा या जाएगा, इसको बाईपास करके तो नहीं जा सकता। तो उससे क्या होगा कि नी की एक्सरसाइज कराए बिना आपको, आप इनडायरेक्ट में नी के सर्कुलेशन को बढ़ा दे रहे हैं, है ना। और सर्कुलेशन बढ़ेगा मतलब वहां पर ऑक्सीजन रिच होगा, ग्लूकोज रिच होगा, तो वो इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। जैसे सपोज हम लेग्स ऑफ द वॉल करते हैं, ठीक है, हमने पेशेंट को वॉल के ऊपर लेग्स को रखा और लेटा दिया और उसको बोला आपको 5 मिनट तक ऐसे ही लेटना है। अब उसी में हमने एक्सरसाइज कराई कि टोस को अंदर बाहर करो, फिर टोस को टाइट करो, है ना, लेग को पूरा वॉल के सहारे लेफ्ट साइड ले जाओ, वापस लेकर आओ। तो अब इस पूरी इसमें देखिए कहीं पर उसके नी पे प्रेशर आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो पैर को ऊपर ले जाएगा तो उसका ऊपर का ब्लड क्या होगा, वापस नीचे की तरफ आएगा, तो उसमें नी का भी आएगा, तो एक्सरसाइज तो मिल रही है नी को भी। तो इस तरह से कुछ डिजाइन्स करनी पड़ेंगी हमको कि जिसमें बिना लॉसेस के, बिना डैमेज के हम उस पोर्शन को एक्सरसाइज दे सकें, उस पोर्शन में सर्कुलेशन को बढ़ा सकें, जिससे सर्कुलेशन अधिक होगा तो वहाँ अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, अधिक वहाँ पर ग्लूकोज जाएगा तो वहाँ के सेल्स हेल्थी होंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक पॉइंट है। और अभी अपन ने नी का एग्जाम्पल लिया, ये कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि आर्थराइटिस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नी में देखा जाता है, इसलिए हम नी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब इस पोजीशन में और कौन सी एक्सरसाइज आप करा पाओगे, उत्तान पादासन, है ना। मैम जैसे आज हमने सुबह ही करी थी, अपने पैर आगे रख के साइड से नीचे ऊपर नीचे कराए, ये करा सकते हैं। अच्छा, एक आप जो हमें कराते हैं इसमें मकर आसन में लेट के पैरों को फोल्ड करके फिर हम मूवमेंट देते हैं, तो क्या वो करा सकते हैं? वो अगर उनका कार्टिलेज रैप्चर नहीं हो रहा तो आप करा सकते हैं। वो डिपेंड वही है कि उसकी पोजीशन क्या है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 अर्थराइटिस के व्यक्ति आए, 10 को घुटने में अर्थराइटिस है, लेकिन उसके बाद भी 10 की पोजीशन अलग अलग होगी। आप अगर 10 की सपोज MRI कराएंगे या एक्सरे कराएंगे तो क्या उनकी एक सी रिपोर्ट आएगी, नहीं आएगी। किसी की फर्स्ट पोजीशन में हो, किसी की हो सकता है लास्ट पोजीशन में हो। और यही कारण है कि हम इसमें कोई ऐसा थंब रूल लेके नहीं चल सकते हैं, कोई कितना भी बोल दे कि भाई आर्थराइटिस का बोलते हुए पेशेंट आया तो आप उसको ये करा दो। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो हमको इस तरह से उसके लिए एक्सरसाइज डिजाइन करनी है और फिर उसे कराना है। अब मान लीजिए अर्थराइटिस के पेशेंट्स की एक और मेजर प्रॉब्लम होती है वेट, वेट अधिक है, तब मैम बैठ के कराएंगे, उसमें कोई ऐसी नहीं कराएंगे जिसमें जर्क लगे खड़े होकर?
खड़े होके एक तो अवॉइड करेंगे, है ना, बैठ के कराएंगे। दूसरा ये है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हम नहीं कराएंगे कि जिसमें नी पर प्रॉब्लम आए। जैसे जंपिंग जैक वगैरह ऐसी चीजें उनको नहीं की हाँ, जा सकती। बैठ के भी, जैसे मान लीजिए हम सिटअप्स करा रहे हैं, ठीक है, अब सिटअप यदि आप नी फोल्ड करके करते हैं तो आपने फील किया कि आप नी पे प्रेशर देते हुए उठते हैं। देखें करके एक सिटअप करके देखें, नी फोल्ड करके लेटे बिना सपोर्ट के करें तब समझ आएगा। देखें उठ के नी फोल्ड करें, थोड़ा धीरे उठ के देखें तब आपको प्रेशर समझ में आएगा, फास्ट में तो नहीं आएगा समझ में, है ना। हम नी पे प्रेशर देते हैं। आ रहा है सविता जी नी पे प्रेशर? मैडम थोड़ी सी स्ट्रेंथ फोर की लग रही है ज्यादा, और नीज पे भी स्ट्रेंथ लगा के फिर उठा जाता है। मतलब हम क्या करते हैं कि पैर के पंजे को अच्छी तरह से दबाते हैं, नी टाइट करते हैं, फिर उठते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को ना करें तो हम उठ नहीं पाएंगे, या हमारे पैर ऊपर उठ जाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए वैली पोर्शन उसका अधिक है, ओबेसिटी है, यानी ये भी हो सकता है, तो हमको सिटअप्स तो कराने हैं। तो कैसे कराएंगे हम? लेग स्ट्रेट करके या लेग्स को वॉल के ऊपर रख के, है ना। लेग स्ट्रेट करके देखें, नी पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। करके देखें एक या दो। इसमें मैम टोटली कोर की स्ट्रेंथ लग रही है। पूरी कोर पर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि उनको हम क्या करा सकते हैं और क्या नहीं करा सकते। अब और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताइए? मैम वेट ज्यादा होगा, और अगर हम बॉल के साथ उनको स्टैंड रिलैक्स स्टैंड कराते हैं और फिर सिटअप्स कराते हैं, तो वो वेट के साथ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, कम उठेंगे शुरू में, है ना, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कर पाएंगे। इसी के लिए वो जो रॉड्स वगैरह लगा के रखते हैं ना, उसी के लिए रखते हैं कि जैसे जो बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है तो उस रॉड में एक बेल्ट फंसा देते हैं कि बेल्ट को पकड़ के आप उसके सहारे थोड़ा स्टार्टिंग में उठने की कोशिश करें। हम चक्की चालन वगैरह भी करा सकते हैं। चक्की चालन आराम से करा सकते हैं, नौका चालन, चक्की चालन, ये दोनों चीजें आप आराम से करा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें देखिए आप नी पे, वज्रासन में नहीं बैठने देते हैं। वज्रासन तो सवाल ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाएंगे वो। मैम चक्की चालन बोला, दूसरा कौन सा? नौका चालन। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है उस तरह से हम डिजाइन करेंगे। ध्यान में हमको ये रखना है कि जो पोर्शन वीक है उसको बचाते हुए हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो आप खुद फिर मैनेज कर लोगे कि कैसे करके करना है। अब एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होंगे? मैडम मेरे फादर को है ना हाथ में वो है अर्थराइटिस, उनको नीज में नहीं है, उनको हाथ के ना बोन फ्रैक्चर हुई थी 8-10 साल पहले। उसके बाद फिर वो अर्थराइटिस उनकी फिंगर्स में ऐसे मूवमेंट में, या कोई थोड़ा सा 1 किलो वेट भी उठाने में उनको दिक्कत आती है। पेन से ज्यादा लिखते हैं तो भी पेन आ जाते हैं, उनके हाथ में है अर्थराइटिस। तो हाँ, ये सभी को अलग अलग जगह, वही मैंने बोला कि जॉइंट्स अलग अलग रहेंगे। तो अभी जैसे हाथ में जिसको है अर्थराइटिस, मान लीजिए जैसा कि अभी सविता जी ने बताया, तो आप क्या कराएंगी उनको सविता जी बताइए? एक तो देखो माइक्रो एक्सरसाइज तो हम सारी करा सकते हैं, है ना, वो तो उनके लिए है।
स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्माइली बॉल एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट होता है जिनको फिंगर्स में रहता है ना, कि वो स्माइली बॉल को पुश करें ढीला छोड़ें, पुश करें ढीला छोड़ें। अब उसी को हम 2-3 मूवमेंट के साथ करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप हाथ ऐसे रख के करेंगे तो आप देखिए ये मसल्स पूरे आपके खींचते हैं, ठीक है। वहीं जब आप ऐसे करेंगे तो चेंज हो जाएंगे पॉइंट, है ना। साइड में करेंगे तो अलग पॉइंट होंगे और नीचे करके करेंगे तो अलग होंगे। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हम वो स्माइली बॉल के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं। फिर वो स्माइली बॉल में एक एक्सरसाइज कैसे होती है कि जैसे ये स्माइली बॉल हमने पकड़ी सपोज, है ना, तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरे 5 उंगलियों से दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं। फिर हमको क्या करना है, सिर्फ थंब से दबाना है, खोलना है फर्स्ट फिंगर से। तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस फिंगर पे अर्थराइटिस का इफेक्ट अधिक है, उससे आप ज्यादा कराएंगे, है ना। जैसे मिडिल फिंगर पे है तो वो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे इफेक्ट अलग है। मान लीजिए रिस्ट पे है तो रिस्ट पे क्या होगा कि हमने इस तरह से ये स्माइली बॉल को टाइट पकड़ा, यहाँ से सपोर्ट दिया, जब यहाँ आप कुछ टाइट पकड़ के और ऐसे लेके जाएंगे ना तो आप देखिएगा कि इन सब में जबरदस्त खिंचाव आएगा। अभी अंगूठे को ही अगर ऐसे टाइट पकड़ के लेके जाएं और खुला करके जाएं तो फर्क आ जाएगा, देखिए, है ना। फिर रिस्ट का रोटेशन उनको ऐसे नहीं करते बनेगा जैसे हम कर लेते ना ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बोलो कि जैसे नीचे टेबल पर या किसी चीज पर एल्बो को रख लें, ग्रिप बना लें और इस तरह से रिस्ट के थोड़े नीचे पकड़े और ये घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी हाथ को सीधा रखते हुए इसको पूरा पीछे तक ले जाएं, इस हाथ से हल्का सा पुश करें, फिर इसको आगे ले जाएं और हल्का सा पुश करें। जब आप ये स्ट्रेट करके करना है आपको, तो जब आप ये ऐसा पुश करेंगे ना तो आपके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के मसल्स में आएगा स्ट्रेचिंग। फिर एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है कि दोनों एल्बो को इस तरह से टेबल पर रख लें, उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ठीक है, दोनों के बीच में, हाथ के बीच में डिस्टेंस, और इनको शेक करें। अब ये शेक करते 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 ऊपर ले जाएं पूरा। जैसे आप ऊपर ले जाएं तो फील करें उंगलियों में आपका अलग सेंसेशन हो रहा है। धीरे धीरे साइड से लाते हुए साइड में ले जाएं, नीचे ले जाएं जमीन की तरफ, सामने लेके आए, देखिए आपके फिंगर्स में फील हो रहा है सेंसेशन। जितना लूज करके करेंगे ना उतना अच्छा सेंसेशन फील होगा। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये तो लगभग 50 के ऊपर जो लोग हैं उनको करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे फिंगर्स हैं ये क्या डिस्टल पार्ट है। डिस्टल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये हार्ट से सबसे दूरी पर है। तो पैरों की उंगली, हाथ की उंगली, यहाँ पर सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। तो जब हम इसको इस तरह से मूव करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सर्कुलेशन वहां का क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये एक्सरसाइज तो एक जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, उंगलियों में, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज। इवन ये सर्वाइकल भी जिसको है और अगर वो करेगा तो उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे करके हाथ पूरा ऊपर ले जाते हैं ना तो आपका ये शोल्डर से लेके और पूरा उंगलियों तक का सर्कुलेशन बढ़ता है। बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। हाँ, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
अब इसी में सिंपली आपको एल्बो को ढीला रख के पूरा ऊपर हाथ ले जाते हुए ऐसे क्रॉस बनाना है कि आपके ये यहाँ तक आ जाए। इसको घुमाना नहीं है, ऐसे ये सामने ही रहेंगे ऊपर की तरफ, ये यहाँ तक आ जाए। अब देखिए अभी इसमें क्या हुआ है, मेरी चिन स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन हाथ मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो ये हमको एक्चुअली कहाँ करना चाहिए, ये। और जब नीचे आए तो एल्बो को धीरे धीरे स्ट्रेट करें और नीचे ऐसा क्रॉस बनाएं अपने पेल्विक के सामने, नीचे पेल्विक के सामने। एक्चुअली खड़े होके ये करते हैं, इसलिए बैठ के भी वो आ नहीं रही है। नहीं सविता जी, आप ना चिन डाउन कर ले रही हैं, हाथ ऊपर जब ले जा रही हैं। जब आप बैठ के कराएं तो इसी को चेंज करके कराएं, ये पूरा पीछे ले जाके ये लेकर आए, फिर सामने से लेकर आए। तो यहाँ पर एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए ऐसे लेके ये, तो ये शोल्डर तक स्ट्रेचिंग आएगी पूरी। फील हो रही है शोल्डर में स्ट्रेचिंग, है ना। अब इस एक्सरसाइज का यदि हमको इम्पैक्ट बढ़ाना है तो हमने फर्स्ट तो क्या किया, ये इस तरह से पकड़ लिया, ये एक पोजीशन हो गई, चिन देखिए हाइटेड है ना। अब धीरे धीरे हमको क्या करना है, ये तो हमने सिंपल पकड़ा है, अब दोनों हाथों को कान के पीछे ले जाना है, ये लेके गए। अब धीरे धीरे ये दोनों एल्बो को ऊपर उठ, ये। तो अब देखिए यहाँ पूरा साइड से आपकी एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग आ रही होगी। तो ये भी एक सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, हाथ में अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। फील हो रही है सविता जी स्ट्रेचिंग, है ना। तो इस तरह से हमको एक्सरसाइज करानी है कि जिसमें स्ट्रेचिंग भी हो, क्योंकि स्ट्रेचिंग होने से क्या होगा, उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मसल्स जितने फ्लेक्सिबल हैं उतने वो लंबे समय तक उनकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी बनी रहेगी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमको एक्सरसाइज करानी है। और जो भी हम पैकेज डिजाइन करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए उस जगह का, उस जगह की मसल्स स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो वो कैसे बढ़ेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि सिर्फ सर्कुलेशन बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब मान लो सर्कुलेशन बढ़ाते बढ़ाते 15 दिन हो गए, अब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे कि वहां के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। तो जब भी सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीजों पे हम काम करते हैं तो हमको डायनेमिक योगा में जाना पड़ता है ना, कि हम बार बार, जैसे अभी हम हाथ को उठा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, बार बार एक्शन के साथ कर रहे हैं। अब जब बात आती है स्ट्रेंथ बढ़ाने की, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने की जब भी बात आती है तो वहां पर स्लो मोशन आ जाता है ना, कि आप जहां भी जिस पोजीशन में ले गए तो फाइनल पोजीशन में रुकने की कोशिश करें, होल्ड करने की कोशिश करें, जिससे कि वहां की स्ट्रेंथ बढ़े। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप पे क्या आता है, प्रॉक्स यूज करना। जैसे मान लीजिए हमने उनको एक सिंपल एक्सरसाइज दी कि इस हाथ को यहाँ तक उठाओ और यहाँ 10 सेकंड रोक के रखो, फिर वापस आ जाओ। स्टार्टिंग में तो ये भी उनके लिए एक एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन जब आप ये 1 हफ्ते 10 दिन कराएंगे ना तो फिर वो इजीली 10 सेकंड रोक लेंगे, फिर उनको दिक्कत नहीं होगी। तब क्योंकि यहाँ के मसल्स की स्टेमिना उतनी बढ़ गई है कि वो खाली हाथ कर सके, तब आपको क्या वेट ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम वाले होते हैं उनको वेट बहुत कंपलसरी होता है, एंकल वेट और डंबल। तो फिर आप क्या करेंगे, वेट लेके उनको इस तरह से खड़ा करेंगे। और एक जो एक्सरसाइज होती है लेग एंकल वेट, सभी को मालूम है कैसे होते हैं, एक ऐसे बेल्ट जैसा होता है और वो एंकल पे टाई कर लिया जाता है, बांध लिया जाता है।
तो एक जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है नी वालों के लिए, तो उनका क्या होता है कि जो दोनों बोन पास पास आ गई हैं, गैप कम हो गया है, ये तो आपको मालूम चल गया। अब यदि हम नीचे वाले हिस्से को थोड़ा बाहर की तरफ खींच के रखें तो क्या होगा, धीरे धीरे जो गैप कम होने की प्रोसेस हो रही है वो धीमी हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। प्रीति जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, आपको वॉल के पास जाना है। मैट यही रहने दीजिए, खड़े होकर करना तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपको क्या करना है कि एंकल वेट लगाने हैं। इमेजिन करें कि प्रीति जी ने एंकल वेट लगा के रखे हैं 1 kg के या जो भी हो। ये डंबल है, एंकल वेट मतलब बेल्ट फॉर्म में आते हैं। आपके पास है क्या सविता जी एंकल वेट? नहीं, आपको खड़े होना है प्रीति जी वॉल के सपोर्ट से। एक हाथ से आपको वॉल का सपोर्ट ले लेना है। फेस या तो आप शेल्फ की तरफ कर लें या दूसरी तरफ कर लें, लेटरल साइड करके, पूरा लेटरल। एक हाथ से वॉल का सपोर्ट ले लें, वॉल को पकड़ लें एक हाथ से। अब आपको जो आगे वाला पैर है कंधे के बाजू में पकड़े, आगे नहीं कंधे के बाजू में जस्ट, है ना। अब आपको क्या करना है कि जो आपका मेरे साइड वाला पैर है इसको मैक्सिमम ऊपर लेके आना है सामने की तरफ से, और टोज अंदर रखना है सामने शेल्फ की तरफ, शेल्फ की तरफ ये। और फिर धीरे धीरे इसी पैर को पीछे लेके जाना है, पीछे लेके जाए और टो को बाहर की ओर स्ट्रेच करना। ये देखिए अभी जो ये अपर बॉडी बेंड हो रही ना वो नहीं होनी चाहिए। हाथ की पोजीशन अभी आपकी प्रीति जी सही नहीं आई है, 1 मिनट रुकिए प्रीति जी, मैं सविता जी को करती हूँ, शायद बहुत ज्यादा मिस्टेक। हाथ की पोजीशन एक्चुअली सही नहीं है। रितु जी की सही आ रही है। रितु जी मैं आपको पिन कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। हाँ देखिए साइड में ये ऐसे रखना है हाथ, इस साइड वाली दीवार ये, गुड। हाँ ये देखिए हाथ आपको दिख रहा है, सिंपल साइड में रखना है। और वो सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए है कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप गिरेंगी नहीं। तो जब आप आगे की तरफ आएंगे तो पैर का अंगूठा अंदर की तरफ करेंगे, फिर नॉर्मल पेंडुलम के जैसे पीछे लाएंगे, और जैसे एक लेवल से बाहर जाता है तो टो को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे, जिससे आपका नी फोल्ड ना हो। नी जितना कम फोल्ड होगा उतनी अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज होगी। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि आपके एंकल पर वेट है तो आपका पैर नीचे को खींचेगा, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये नी की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज होता है। गुड प्रीति जी, वेरी गुड। तो एक ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जो आप डेली करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें खड़े होने के नहीं है कैपेसिटी, मान लीजिए, तो आप चेयर पर बैठ के करा सकते हैं कि चेयर पर बैठे, पैर को पूरा ऊपर ले जाएं, वापस मोड़ें, है ना। या कोई अगर टेबल ऐसी मजबूत है तो टेबल पे बैठ के करा सकते हैं। और चूंकि इसमें एक ही जगह खड़े होना है, बहुत मूवमेंट नहीं होना, तो रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। और आप करा रहे हैं तो उनको पकड़ के करा रहे हैं। लेग जो मूवमेंट हो रहा है पेंडुलम के जैसे, वो विदाउट सपोर्ट नहीं मूवमेंट हो रहा। आप एक साइड से वॉल या किसी भी चीज को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सरसाइज आपको क्रिएट करने, डिजाइन करने, ठीक है। अब इसी में दूसरी एक्सरसाइज क्या हो सकती है? नी टैपिंग हो सकती है एंकल वेट के साथ। मैम इसी में जैसे हाथ निकाल के भी कर सकते हैं, हाथ निकाल के, लेकिन वो लेग की सेम रहेगी एक्सरसाइज, है ना। तो अब इसी में रितु जी मैं आपको पिन कर रही हूँ। देखिए अब इसी में सेकंड एक्सरसाइज क्या हो सकती है कि दोनों हाथों को फेस पूरा वॉल की तरफ कर लें,
दोनों पाम्स वॉल पर रखें, शोल्डर की हाइट पर सामने, और आर्म्स को स्ट्रेट कर लें। लेग्स ज्वाइन करें, टोज भी ज्वाइन करें, हील भी। ये बेसिक पोजीशन हो गई। दीवार से आप कितनी दूरी पर है? 1 हाथ की दूरी पर, ठीक है। अब आपको लेफ्ट नी को फोल्ड करना है और राइट एल्बो से टच करने की कोशिश करना। हाथ वहीं रहेंगे, नी को ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट नी को। हाँ, गुड। ये एक एक्सरसाइज इसमें ये हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज हो गई कि आप सेम नी को सेम एल्बो से टच करें। सेकेंड एक्सरसाइज ये हो गई। थर्ड एक्सरसाइज में आप नी को दोनों हाथ के बीच से ऊपर लाने की कोशिश करें। ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सब में क्या हो रहा है कि एंकल वेट है, तो आपका पैर नीचे को खींच रहा है और आप दूसरे पैर को ऊपर उठा रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो गैप था वो वापस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैम यहाँ पर हम एंकल को जब फोल्ड करेंगे तो जिनका मतलब फोल्ड नहीं हो सकता उनको तो नहीं कर सकते। हाँ, उनको नहीं कर सकते, उनको स्ट्रेट वाला करेंगे, फिर स्ट्रेट रखते हुए वही हमें डिजाइन करना रहेगा कि हमको कब किसको कौन सी एक्सरसाइज करानी है। और मैम जैसे एंकल वेट समझ नहीं आया, एंकल वेट कैसे होगा? किसी के पास है क्या दीदी ankle बेल्ट weight? की दीदी जैसे पायल होती है ना, जैसे पायल होती है पायल की तरह पहन लो पैर में। उसमें रेड टाइप कुछ भरा हुआ होता है। एक ऐसा बेल्ट होता है चौड़ा, अलग अलग वेट का मिलता है, और उसमें ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो 1/2 kg से लेके 1.5 kg तक रहता है। तो उसको आप उसके अंदर रेत की थैली या लोहे की रॉड होती है, तो उसको आप निकाल के उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। कि जैसे आपको 1/2 kg का बनाना है, तो मान लो उसमें 4 पोटली, तो आप उसमें से 1-2 निकाल दीजिए इस तरह से, और बिल्कुल उस बेल्ट को एंकल पे ऐसे लपेट लेते हैं। उसमें वेलक्रम टेप लगा रहता है, तो वो उससे चिपक जाता है ना। आप अमेजोन पे डालिएगा एंकल वेट, तो आ जाएंगे। तो एक देखने के लिए आपको सफिशिएंट रहेगा कि कैसे होते हैं। मैम अब हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आप लोग कर सकते हैं। मैडम 1/2 कितने kg केजी को? उसमें 1 kg के ले लीजिए, क्योंकि उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं हम। इसमें देख के लीजिएगा कि जो जिसमें हम मैनेज कर सकें वेट। तो शुरू में जैसे 1 kg का आपने लिया, मान लीजिए उसमें 4 सेगमेंट है, या तो सैंड होगी या फिर उसमें ये आयरन रॉड होंगी। तो शुरू में कुछ निकाल दीजिए, फिर बाद में ऐड ऑन करते दीजिए, क्योंकि बार बार खरीदना भी ये कॉस्टली आते हैं, क्योंकि एंकल वेट जो होते हैं, तो फिर बार बार खरीदना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। हम इसे शोल्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे शोल्डर में पेन शोल्डर के लिए, मैम जैसे हाँ, ये यहाँ पर लगा के करते हैं आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए। तो उसमें भी बहुत जगह, रिस्ट पे कर सकते हैं, तो कहीं पर भी कर सकते हैं। तो मतलब ये एक एंकल वेट जो होते हैं, वो जिनको नी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। चाहे वो स्क्वाट्स करें, चाहे सुमो स्क्वाट्स करें, चाहे नी टैबिंग करें, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें वो उसको लेके कर सकते हैं। मैडम जैसे एक पैर छोटा बड़ा हो गया, अभी जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है, उनका एक पैर 8 इंच है, एक 10 इंच है, तो जिधर से छोटा है जो वाला पैर, उस पे वेट बांधना है। और हाँ, जो छोटा है उस पर हम करें। मैडम तो हाँ, बोलो। जैसे ये जो आपने एक्सरसाइज बताई है लेग्स की, बहुत अच्छी हैं, पर जिसको कम प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट ग्रेड पे भी हैं, वो ये कर सकते उनको करा सकते हैं। देखिए, अगर ज्यादा है तो यही एक्सरसाइज आप लेट के कराइए। हैं, क्योंकि खड़े होने में लेट हमको के, दिक्कत रहेगी। ये लेट के भी बहुत अच्छे से होंगी ना एक्सरसाइज। करके देखें लेट के, उसमें नी पे कहीं कोई वेट नहीं रहेगा, और सारी ट्विस्टिंग और टैबिंग सब बहुत अच्छी होगी। चेयर पे भी या लेट। चेयर पर होगी, लेट के होगी। तो एक्चुअली वही डिपेंड करता है कि किसको कौन सी करानी है। आपके पास तो जैसे मान लो 50 एक्सरसाइज हो गई, अगर आप सबके वेरिएशन और सब देखेंगे तो 50 से भी ज्यादा हो जाएंगे।
बट अब किसको आप कौन सी कराएं कि रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ये आपकी इंटेलिजेंस है ना, और वही आपकी अपनी योग थेरेपी है कि चूंकि हमको मालूम है कि किस एक्सरसाइज में किस मसल्स पे प्रेशर आता है और पेशेंट को कहाँ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम कराएंगे तो हमको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। और मान लो जिस मसल्स पर, जिस जगह पर पेशेंट को प्रेशर चाहिए और हम उसको छोड़ के पूरी एक्सरसाइज करा देते हैं तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप देखिए अकेले जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं उन लोग का अक्सर बॉडी बहुत अच्छी एक्सरसाइज वाली नहीं रहती है। उसका रीजन सिर्फ इतना रहता है कि जैसे मान लो हम फ्रंट बेंडिंग बहुत अच्छी है मेरी, तो मैं फ्रंट बेंडिंग तो बहुत करूंगी, बैक नहीं करूंगी, जबकि मुझे जरूरत क्या है, बैक बेंडिंग की। या मान लो कोर मसल्स मेरे वीक हैं तो कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है, तो मैं वो हमेशा, मतलब ये हर व्यक्ति का एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो उन चीजों को स्किप करेगा जो वो अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा हम यही सुनना चाहते हैं ना, वाह आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो ये हमारा सबका नेचर है, सभी है उसमें शामिल, कोई कोई भी उसमें मैं भी एक्सेप्शंस नहीं कोर है। मसल्स वाली साड़ी उनसे बचती थी। हाँ, मैं नहीं करना तो ये नेचर ही होता। तो जो लोग अकेले में एक्सरसाइज करते हैं ना, वो उनकी एक्सरसाइज सक्सेसफुल नहीं रहती। घर पे अकेले जैसे करते हैं ना। मतलब ये भी है ना, अपने आप नेचुरली कंफर्टेबल जोन में जाती है। हाँ, ये सही बोल रहे चाहे हमें अवेयरनेस है पर फिर भी वो कंफर्ट में ही जाएगी बॉडी। हैं। हाँ, वो ह्यूमन नेचर है क्योंकि ना हमारा, तो वो अपने नेचर को, तो जो भी नेचुरल है उसका नेचर है तो उसको तो वो पकड़ेगा ही, कितना भी आप सोचो। तो हमेशा, और ये चीज मतलब हमारी आंखें उसकी पूरे बॉडी पे हमेशा मूव होती रहना चाहिए कि कहाँ वो नहीं झुक पा रहा है, कहाँ झुकने में उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहे हैं। क्योंकि जितना आप सहजता से करोगे तो आपके फेस के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे रहेंगे, और जहां भी आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग बढ़ गई तो आप देखिए फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होगा, है ना। अच्छा, उसमें भी बहुत चेंज होता है। अब जैसे प्रीति जी को मैं कराऊं और उनकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो उनकी स्माइल बढ़ेगी, लेकिन किसी और को कराऊं तो मालूम पड़ा उसका फेस पे पेन बढ़ेगा। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का कैसा नेचर है और उस नेचर के अकॉर्डिंग उसमें क्या चेंज आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज भी आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है उसकी थॉट प्रोसेस, ठीक है। अब मन को, उसको कैसे देखोगे आप। सबसे कठिन क्योंकि यही काम है, किसी के मन को पकड़ना। और अभी तो क्या होता है ना कि सबके मन में कुछ और होता है, शब्दों में कुछ और होता है, और काम में कुछ, एक्शन में कुछ और होता है। तीनों अलग अलग चलते हैं, आप देखिएगा। और हमारा धर्म कहता है कि जब तक ये तीनों में एकत्व नहीं होगा तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। तो सबसे मुश्किल काम यही होता है, क्योंकि यदि आप सामने से किसी से भी पूछोगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, सब तो अच्छे हैं, सब तो अच्छा सोचते हैं, ये तो सारी इसकी रूटीन एकदम बेस्ट है, कोई गड़बड़ रूटीन है ही नहीं इसकी। अभी जैसे प्रीति जी बहुत सारे लोगों की क्लास लेते हो तो उनको ये चीज फील होती होगी कि आप अगर किसी से सामने से पूछो, रितु जी भी ले रहे हैं, सविता जी भी लेते हैं, तो आप लोग को ये चीजें फील होती होंगी। तब कुछ कुछ समय के लिए हम निशब्द हो जाते कि हम क्या बोले, ये सारी चीज तो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यदि सारी चीज करने के बाद भी वो सफल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके इसमें फेल्यूर है, कोई ना कोई चीज गलत है, और वो फिर आपको ढूंढनी है। और वो कैसे ढूंढ पाएंगे आप, सिंपल उससे जब बातें करेंगे, उसके व्यूज जानेंगे किसी चीज के बारे में, खासकर उसके अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, गड़बड़ी कहाँ है।
है ना। तो ये चीजें बहुत ट्रिकी होती हैं, और ये जरूरी नहीं, हो सकता आप एक हफ्ते में उसको बहुत अच्छी तरह से जान लें, हो सकता आप 15 दिन में भी न जान पाए, क्योंकि कई बार ना बहुत रिजर्व टाइप के भी लोग मिल जाते हैं कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे, है ना। ये जरूरी नहीं कि पहले तो आपको अपना ट्रस्ट जमाना पड़ेगा तब वो कुछ शेयर करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे थोड़ी ना किसी से भी कोई भी बात शेयर करने लगते हैं, हमारे घर की या हमारी अपनी, जब तक कि आप एक ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगी तब तक। तो ये जो होते हैं ये सबसे हार्ड मोमेंट्स होते हैं जिनको हमें क्रॉस करना होता है। तो आपको उसकी थॉट प्रोसेस भी बदलनी पड़ेगी। तो वो कैसे बदलनी पड़ेगी? अब वो थॉट प्रोसेस भी बदलने के लिए दिक्कत क्या होती है कि किसी को भी आप बोलोगे ना कि ये आप गलत है, इसको चेंज करो, तो वो तुरंत उसको जस्टिफाई कर देगा, नहीं नहीं वो तो ये चीज ऐसी है इसलिए मैंने ऐसा किया, अदरवाइज मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। ये शब्द सबने सुने हैं, परिचित लग रहे हैं, है ना। ये किसी चीज के लिए ना, वो तो आज चूंकि ये प्रॉब्लम थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया, अदरवाइज मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो किसी भी व्यक्ति को ये बोल पाना कि आप बदलो, आप गलत हैं, ये संभव नहीं है। ये कब संभव होता है? जब आप उसको उसके ड्रॉबैक दिखा सकते। जैसे आपने खाने के बारे में बहुत अलर्ट किया, नहीं मान रहा, 3 दिन उसका डाइजेशन खराब हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि देखिए हमने आपको बोला था ना कि आप दूध मत पीजिए, आपको सूट नहीं करेगा, आपको ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप उसको बंद करके देखिए, तब वो मानेगा फिर। तो इसमें पेशेंसली आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। और योग थेरेपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ईगो की। क्योंकि हम योग थेरेपिस्ट का क्या होता है कि हम लोग हायर पेमेंट लेते हैं। हायर पेमेंट कौन दे पाएगा? जो या तो बहुत अच्छे जॉब पे होगा या जिसके घर में बहुत अच्छे बिजनेस होगा। तो ये लोग सब बहुत अवेयर्ड पर्सन होते हैं कि अगर उनको कोई एक बीमारी है तो वो नेट पे पूरा सर्च कर चुके होंगे, वो डॉक्टर से पूरा डिस्कशन कर चुके होंगे, उनको एक एक टैबलेट के नाम होंगे, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट्स हैं वो मालूम होंगे, एक एक टेस्ट मालूम होगा। तो आपको कम से कम इतनी तैयारी उनसे मिलने के पहले करके जाना है ना। कि फॉर एग्जाम्पल उनने बोला कि नहीं नहीं भाई वो तो हमारा जो आ रहे हैं वो थोड़ा कम आया है, तो आपको उनसे ना पूछना पड़े कि आ रहे क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे अच्छा उसका सोल्यूशन ये होता है कि जब भी आप, क्योंकि फर्स्ट हमेशा कन्वर्सेशन फोन पर होता है हमारा, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आके नहीं खड़ा होता हमारे सामने, तो जब फोन पर होता है तो आप उनसे मोटी मोटी चीजें पूछ लें और उस पर पूरी स्टडी कर लें। उससे 2 फायदे, उसके सामने आप एक टर्मिनोलॉजी में बात कर पाएंगे, सेकंड आपका नॉलेज ऐसे ही बढ़ेगा। जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप देखोगे, तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक प्लस होता जाएगा किसी भी चीज के बारे में। और तीसरा क्या है कि जब वो आपसे व्यक्ति बात करेगा और वो टर्मिनोलॉजी में बात करेगा और आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे, तो उसके अंदर ये ट्रस्ट होगा कि नहीं ये बीमारी के बारे में जानता है। क्योंकि जो जानता है वही ठीक करने के प्रोसेस में जा सकता है, जो जानता ही नहीं तो वो ठीक क्या करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको देखने हैं और इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपको अपनी थेरेपी की आगे जर्नी करनी है। मैडम इस पॉइंट मेरे को बड़ा हेल्प करता है। मेरे पास 2 ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो अगर मान लो अपने आप को चुप रहना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब सामने वाले की सुनो ज्यादा। हाँ, वो सुनाते हैं तो मैडम उनके पास काफी नॉलेज होती है और वो काफी स्टडी कर रखी होती है उन्होंने। हाँ, तो मतलब वो नेट की, डॉक्टर से सारी स्टडी करके आएंगे आपके
तो अगर हम सुनते हैं ना, एक तो ये लगता है कि हम सुन रहे हैं पेशेंट्स की, और दूसरा वही हमें काफी कुछ सिखा देते हैं, सही बोल रहे हैं आप। और फिर उसके बाद हम उनको उस टाइम भी जवाब अच्छा देते हैं, और कुछ बातें नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाती हैं, तो अवेयरनेस इससे हाँ, बहुत अच्छी बढ़ती है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अगर हम फटाफट फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं बताओ तो सामने वाले को ज्यादा पता होता है। क्योंकि आपके उसके माइंड को भी आपको पढ़ना है, तो आपको सुनना ज्यादा हाँ पड़ेगा, मैडम, मेरे साथ तभी ये संभव होता है। है। मेरे पास दो है, दोनों ही बहुत मतलब अपनी अपनी केस स्टडी में काफी कुछ स्टडी उन्होंने बहुत कर रखी है, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, आपको सीखने मिल जाएगा काफी कुछ। पर और पेशेंस एक बहुत हमेशा रखनी पड़ती जैसे है। अर्थराइटिस वाले प्रॉब्लम में जब हम जाते थे, एक उनसे ये भी हमेशा पूछिए कि आपके डॉक्टर ने आपको कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट की। हाँ जी। ये भी आप उनसे जरूर, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हर डॉक्टर एक पेपर बना के रखता है और उसमें से राइट टिक कर देता है कि ये पिक्चर आपको करनी है, मैक्सिमम डॉक्टर्स। और उनके ही जो असिस्टेंट वगैरह रहते हैं ना, वो गाइड कर देते हैं थोड़ा सा कि कैसे करना है। तो ये भी उनसे जरूर पूछें, और जब वो बताएं ये बोला ठीक है, अपन इन्हीं के साथ शुरू करते हैं। शुरुआत उनसे करिए, फिर अपना वर्जन भी उसमें डालते जाइए, है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि आप उनके ईगो को सेटिस्फाई करके, ये मान के कि वो बहुत अधिक इंटेलिजेंट है और 100% जो सरवाइव कर रहा है उसको नॉलेज ज्यादा होगा आपसे, तो उसको लेते हुए और फिर हम आगे बढ़े, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। और मैम, जो आपने थॉट प्रोसेस का बोला ना बात करने का, तो मेरे साथ भी वो लोग है ना, कई बार तो इतना वो होता है उनको परेशानी या कुछ अपनी बात डिस्कस करना चाहते हैं कि 1 घंटे में से 15-20 मिनट तो वो बात हाँ, करके ही सेटिस्फाई होते हैं। क्योंकि वो भी एक तरह की थेरेपी है। अभी समस्या क्या होती ना, लोगों को अपनी चीजें शेयर करने वाला कोई नहीं मिलता है, विश्वसनीय व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं। और जो सामने वाला क्लाइंट क्योंकि होता है ना मैडम, वो ही बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, बुक से हम इतना नहीं पढ़ सकते। उसी से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करें। अब कुछ और पूछना है तो बताएं। फ्राइडे को अब हमारी लास्ट रहेगी, तो हम उसमें ओवरऑल डिस्कशन कर लेंगे सारा। मैम जैसे आपने अलग अलग अर्थराइटिस बताए, तो हम सभी में ये चीजें यूज कर सकते हैं कि हमें मतलब नी को बचा के और बाकी हम उनको एक्सरसाइज कराएं। हाँ, मतलब आपको यही देखना रहेगा कि उसको कौन सी उसके बॉडी का पार्ट इफेक्टेड है, कितना इफेक्टेड है ना। मतलब नीज ये तो होंगी ही होंगी। जरूरी नहीं है, कई लोगों को फिंगर्स में रहता है लेकिन लेग्स उनके बिल्कुल ठीक रहते हैं, है ना। इवन रिब्स में होता है, कई लोग को हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, कई लोग को स्पाइन में होता है। तो बोन, हमारे शरीर में 206 बोन है। अब वो 206 में कहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि बोन तो सब बोन है। तो मैम अगर रिस्ट में है तब तो हम उनको स्माइली बॉल वगैरह से, हाँ, फिंगर्स में है तो वो करा सकते हैं। अगर स्पाइन में है वही अब ये क्रिटिकल की तरफ जा रहा है ना। तो आप इमेजिन करिए कि किसी के स्पाइन में है, अब आप उनको क्या कराएंगे, ये आप लोग मुझे अगली क्लास में बताएंगे। मैम लेट करके कराने वाली जो है एक्सरसाइज। लेट करके, लेकिन उनकी स्पाइन को बहुत स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, बहुत ट्विस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जिस भी बोन में ये होता है वो वीक भी हो जाती है वो बोन दूसरे बोन्स के कंपैरिजन। और जिसमें रोमेटिक अर्थराइटिस है तो उसमें तो पूरी बॉडी के अंदर ही उनको पेन रहता है। हाँ, उसमें तो वो मेडिटेशन वगैरह पे, आपको प्राणायाम मेडिटेशन पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इम्यूनिटी पे काम करना है। तो वो एक्सरसाइज तो सारी कर लेती हैं। एक्सरसाइज तो वो सारी कर लेंगे, उनको जैसे माइक्रो एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेंगी, और भी जो छोटी छोटी होती है जैसे मरकट आसन वगैरह, इस टाइप की चीजें। और प्राणायाम मेडिटेशन उनका थोड़ा पार्ट अधिक रखना पड़ेगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो।
फिर उनको थोड़ा सा सजेस्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी डाइट में विटामिन सी थोड़ा सा ज़्यादा लें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाए। ठीक है। मेरी नोन में ही है मैम, वो तो काफी टाइम से है उनको, और वो एक्सरसाइज भी सारी करती है और डेली करती है, लेकिन उनको सुबह उठती है तो उठने में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, काफी देर तक वो बेड से उठ नहीं पाती। उठ नहीं पाते। इन लोग के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। उनको बेड पे ही थोड़ी सी वो एक्सरसाइज करें छोटी छोटी, और उसके बाद ही वो मतलब संभव हो पाएगा कि वो उठ, मतलब उनके जब जॉइंट्स वार्म अप हो जाते हैं उसके बाद वो मूवमेंट करें। वैसे एक्टिव है, लेकिन उनको उठने में सुबह दिक्कत आती है। और बस उनसे जाना वो एक्टिवनेस को बनाए रखें। हाँ, जिस दिन वो एक्टिव रहना छोड़ देंगे ना, उस दिन वाकई में लेकिन अब उनके थोड़ा सा कमर में भी पेन आ गई है, हल्की सी झुक के चलने लगी है। उनको सपोर्ट लेके चलने बोलो। वो झुकी जाए, इससे बेटर है कि मुझे स्टिक वगैरह रहती है ना, इससे सपोर्ट लेके चले। तो इससे क्या होगा कि बॉडी का जो पोस्चर है वो सही रहे। मैम इतना बड़ी उम्र की नहीं है ना, तो वो उनको अजीब लगेगा मेरे ख्याल से सपोर्ट लेके चलते। बेल्ट ले सकते और हैं। वो वैसे मतलब चलती है, प्रॉपर चलती है, हल्का सा वो ऐसे कर्व उनका आ गया दर्द की वजह से बैक में दर्द। बेल्ट ले लें उसमें, बेल्ट के सपोर्ट से जाएंगे। चलिए, तो अब हम मिलते हैं फ्राइडे को। आई थिंक सभी के हो गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है मैम, थैंक यू।